Hello, very good evening to all of you students. Welcome to Teacher Select Academy. We are live now. I am Gufran. आज हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र के भाषाई कौशल प्रकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी ज़्यादा टफ न हो जाए इसके लिए मैं बताते चलूँ कि आज का हमारा टॉपिक है भाषाई कौशल, यानी कि जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके अर्थों को समझना है और स्किल किस किस प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से स्किल और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में विशेष तौर पे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बालक अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा को एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। वह अपने कथन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त और सार्थक शब्दावली को सुनकर उसी रूप में उसका अर्थ ग्रहण करता है। वक्ता द्वारा कही गई बात श्रोता तक उसी रूप में पहुंचने की क्रिया भाषा संप्रेषण कहलाती है। जिस वे में कहा जाए उसी वे में अगर हमारी बात श्रोता तक पहुंच रही है तो वो संप्रेषण कहलाता है। भाषाई संप्रेषण के अंतर्गत दो क्रियाएं होती है, एक तो अपने विचारों को हम अभिव्यक्त करते हैं या संप्रेषित करते हैं, और दूसरा जो सामने वाला पक्ष होता है वो हमारे विचारों को ग्रहण करता है और उसे समझता है। विचारों को संप्रेषित या अभिव्यक्ति हम बोलकर या लिखकर करते हैं, जबकि विचारों को ग्रहण हम कैसे करेंगे? सुनकर और पढ़कर ग्रहण करते हैं। एक इनपुट है, एक आउटपुट। ध्यान रखेंगे, जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारा इनपुट है और जो हम व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हमारा आउटपुट है। तो आउटपुट में बोलना और लिखना दोनों आएगा, दोनों आउटपुट है। और इनपुट में क्या क्या आएंगे? जो हमारे अंदर हम इनहेल करते हैं, जैसे सुनना और पढ़ना, ये दोनों हम अपने अंदर लाते हैं, इसलिए इनपुट कहलाती है। भाषाई संप्रेषण के चार प्रमुख आयाम हैं, यानी कि हमेशा कौशल को क्रम से पूछा जाता है। सीटीईटी वगैरह में आपको ध्यान रखना होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और तब लिखना। थोड़ा सा इसमें इसको सेट कर लीजिएगा आप लोग, चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ी हो गई है। सुनना, बोलना, पढ़ना और तब लिखना, ये कौशल इस प्रकार क्रम से होंगे। वैसे तो चारों कौशल के नाम सिर्फ लिखे गए हैं, जो चार प्रमुख आयाम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन जब भी इनके क्रम की बात की जाए ध्यान रखिएगा, पहले आएगा सुनना, फिर बोलना, तब पढ़ना और अंत में लिखना। इंग्लिश में इसको LSRW बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और देन राइटिंग। तो ये भाषा के चार कौशल हैं। इन्हें अभ्यास एवं बार बार दोहराने से सुदृढ़ता प्रदान होती है। जितना ही ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही सुदृढ़ होगा। भाषाई कौशल को इससे इस चार्ट के द्वारा समझा जा सकता है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। भाषाई कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक तो विचारों को ग्रहण किया जाता है और दूसरा विचारों का संप्रेषण किया जाता है। ग्रहण करने में क्या क्या पक्ष आएंगे, जिसको हम समझना भी कह सकते हैं। ग्रहण करने में सुनना और पढ़ना दोनों ग्रहण करने में आता है। या तो हम किसी का सुन रहे हैं या मन ही मन पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों ग्रहण पक्ष कहलाते हैं। जबकि संप्रेषण, जिसको अभिव्यक्ति करना भी कहते हैं, तो अभिव्यक्त पक्ष में आप देख रहे हैं राइट साइड में कि अभिव्यक्त करना में बोलना और लिखना दोनों आएगा। तो जो आउटपुट है वो बोलना और लिखना है, इनपुट है तो सुनना और पढ़ना है। तो जो हम ग्रहण करेंगे वो सुनना और पढ़ना कौशल होगा, और जो हम दूसरों तक एक्सप्रेस करेंगे, दूसरों तक हमारी बात, हमारी अभिव्यक्ति होगी, वो बोल कर और लिख कर होती है। तो इस तरह से चार कौशल है, चार में दो इनपुट है, दो आउटपुट, यानी कि दो को हम ग्रहण करते हैं और दो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे बालकों के भाषा शिक्षण या भाषाई विकास में भाषाई कौशल का विशेष महत्व होता है। प्रारंभ से ही माना जाता है कि माता पिता और परिवार से उसके बच्चों के भाषा विकास शुरुआत हो जाती है, और माता पिता बड़ों द्वारा जो भी वो भाषा को सुनता है उसी का अनुकरण करता है और अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है, जो कि उसका शुद्ध रूप हो ये ज़रूरी नहीं है। पहले वो कुछ गलतियाँ करता है भाषा सीखने में, और ऐसे ही ट्रायल एंड एरर के माध्यम से त्रुटि करता रहता है, प्रयास करते रहता है और धीरे धीरे भाषाओं को सीखता है और अपने व्यवहारिक जीवन में वैसे ही उसका प्रयोग करता है, और उसने चारों कौशल प्रभावित होते हैं इससे। इसलिए बाल्यावस्था में ही बालकों के भाषाई कौशल पर विकास देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्राथमिक स्तर पर बालक में सीखने की प्रवृत्ति काफ़ी तेज होती है, यानी 1 to 5 के बीच। अतः वह इन कौशलों को सहजता एवं सुगमता से सीख लेता है और उन पर शीघ्रता से दक्षता भी प्राप्त कर लेता है, ये खास बात है। भाषाई कौशल का महत्व क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम भाषा पर कौशल विकसित करें, अपना कौशल डेवलप करें? बालक अपने विचार और अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर सकता है, कब? जब उसमें कौशल विकसित हो जाएगा तब। सेकेंड पॉइंट, बालक दूसरों तक अपने भावों को आसानी से पहुंचा सकता है। भाषाई कौशल में दक्ष होने पर अपने ज्ञान और अनुभूतियों को स्थायित्व प्रदान कर सकता है।
मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा अल्प समय में सारगर्भित विचारों को संप्रेषित भी कर सकता है, समाज में बेहतर समायोजन स्थापित कर सकता है। ये सब होगा इसका इम्पोर्टेंस, यानी कि क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे, उस पर डिस्कस किए हम लोग अभी। अब हम आते हैं पठन कौशल पे। पठन को समझेंगे, उसके स्पेशल टर्म को समझेंगे। मैं कोशिश करूँगा 2 वीडियो में चारों कौशल को अच्छे से समझा जा सके। तो आज पठन कौशल की चर्चा हम कर रहे हैं। पठन कौशल भाषा शिक्षण का आवश्यक अंग है। इस कौशल को वाचन कौशल भी कहा जाता है। वाचन का मतलब वाक, यह वाक धातु से बना है। वाक या मतलब होता है शब्द या वाणी अथवा किसी कथन को कह सकते हैं। लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है, किंतु वाचन का यह अर्थ संकुचित नहीं है, मतलब वाचन का इतना छोटा अर्थ नहीं होता। भाषा शिक्षण में वाचन का अर्थ लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया वाचन या पठन कहलाती है। यह सुदेश्यपूर्ण होती है, सार्थक होती है और विचार प्रधान होती है। भाषा शिक्षण में वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ आनंद की भी प्राप्ति होती है और रसानुभूति का भी एहसास होता है। प्रारंभ में बालक परिवार और स्थानीय परिवेश के प्रभाव से अस्पष्ट एवं अशुद्ध उच्चारण करते हैं, शुरुआत में जब वो भाषा सीख रहे होते हैं तब, जिससे उनका ज्ञान भी अपरिपक्व होता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर बालक को विद्यालय में वाचन में परिपक्व और निपुण बनाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें वाचन का सही तरीका और स्पष्ट उच्चारण का ज्ञान कराया जाए। तो ज्ञान कराने के लिए बेहतर होगा कि पहले हम पठन को समझें और पठन के प्रकार को समझें, तो हम उसको ज्ञान करा सकते हैं। तो इसलिए पठन और उसके प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन, हमेशा स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी शिक्षण शास्त्र में CTET या इंडिया के और कोई भी TET एग्ज़ाम हो, उसमें अवश्य 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पठन के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्ट हम इससे समझें। पठन के प्रकार 2 प्रकार के जनरली पठन को डिवाइड किया गया है। एक तो मौखिक पठन जिसको हम सस्वर पठन कहते हैं, और दूसरा है मौन पठन जिसको हम शांत स्वरूप बैठकर पठन करते हैं। अब मौखिक पठन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आदर्श पठन कहलाता है, दूसरा अनुकरण। अगर आदर्श पठन है तो शिक्षक करेगा, अनुकरण कर रहे हैं तो वो छात्र करते हैं। अब अनुकरण पठन भी 2 प्रकार के होते हैं, वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। अनुकरण अगर हम किसी का कॉपी कर रहे हैं या टीचर के आदर्श पठन को हम अनुकरण करके पढ़ रहे हैं, तो वो हम अकेले भी पढ़ सकते हैं और समूह में भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों सुविधा होती है। लेकिन मौन पठन के भी यहाँ प्रकार हैं। मौन पठन पर विशेष ध्यान देंगे। स्व अध्याय पठन भी आ सकता है, द्रुत पठन और गंभीर पठन। द्रुत मतलब तेजी से पढ़ना होता है, स्पीड के साथ, और स्व अध्याय मतलब स्वयं पढ़ना। तो मौन पठन में स्वाध्याय पठन हो सकता है, द्रुत पठन हो सकता है और गंभीर पठन। 3 प्रकार के पठन की चर्चा हो गई। तो यहाँ आप पठन के प्रकारों को ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। सस्वर पठन क्या होता है? तो जहाँ हम उच्चारण के साथ सस्वर यानी स्वर के साथ उच्चारण करके पढ़ते समझते हैं, वो सस्वर पठन कहलाता है। इसमें बालकों का उच्चारण शुद्ध होगा और उनके अंदर की झिझक भी दूर होती है। तो वो शुद्ध और प्रभावपूर्ण वाचन द्वारा श्रोता पर विशिष्ट प्रभाव भी डलता है। तो इसलिए सस्वर पठन का जीवन में अनेकों उपयोग हो सकते हैं। अंत में देख सकते हैं, यह छोटी कक्षाओं 6 से 8 तक ज़्यादा उपयोगी होता है। सस्वर पठन के बारे में यहाँ सबसे अंत में देख सकते हैं आप अगर चाहें तो इसका पूरा डिटेल पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा इन तथ्यों को। तो जो मुख्य तौर पे है, आपको जो जानना है वो सस्वर पठन का महत्व जानना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सस्वर पठन का महत्व क्या होगा? सस्वर पठन से बालक की झिझक, संकोच और हिचकिचाहट आदि का निवारण हो जाता है। बालकों का शब्दोच्चारण शुद्ध हो जाता है। बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बालकों के देखने से संबंधित इंद्रियां, ध्वनि और मस्तिष्क तीनों प्रशिक्षित होते हैं। चूँकि एहसास होना, सुनना और दिमाग में सोचकर उसको बोलना, इसलिए तीनों चीज़ प्रशिक्षित होते हैं यहाँ। इससे बालकों को स्वराघात एवं बलाघात का भी समुचित ज्ञान होता है। स्वराघात और बलाघात ये आपको डिस्कस किया जा सकता है जब हम बोलते हैं ना, इंटोनेशन और पिचमेंट वगैरह की जब बात करते हैं इंग्लिश में, तो कब कहाँ सेंटेंस पर ज़्यादा जोर दे के बोलना है और कब वहाँ कहाँ मतलब उसको स्लोली धीरे से हल्के उच्चारण के साथ निकल जाना है, उसी को स्वराघात और बलाघात वगैरह में लिया जाता है। तो बच्चों को उसका समुचित ज्ञान भी होता है, चूँकि वो बोल के उच्चारण के साथ उसे पढ़ने का प्रयत्न करते हैं।
सस्वर वाचन के अभ्यास से बालक वाद विवाद एवं भाषण कला में निपुण हो जाते हैं। प्रारंभिक स्तर पर बालकों के लिए सस्वर वाचन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस स्तर पर बालक बहुत संगीत प्रेमी होते हैं, संगीत वगैरह या कविताएं वगैरह सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए सस्वर वाचन का विशेष महत्व है प्राइमरी लेवल पे। तो मौन पठन के बारे में जरा से जान लेते हैं। लिखित भाषा को बिना उच्चारण या ध्वनि किए मन ही मन शांतिपूर्वक पढ़ना और पढ़कर अर्थ ग्रहण करना मौन पठन कहलाता है। मतलब आवाज़ न निकले और अर्थ ग्रहण करके हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मौन पठन कहलाता है। यह कहाँ होता है? व्यवहारिक जीवन में ज़्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी वगैरह में, वही पुस्तकालय है, पत्र पत्रिका, मनोरंजन, साहित्य, धर्म, दर्शन वगैरह पढ़ रहे हैं, तब मौन पठन किया जाता है। तो मौन पठन के महत्व को देखना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। मौन पठन हमेशा याद रखिएगा उच्च कक्षाओं में ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और सस्वर पठन प्राइमरी लेवल 1 to 5 और 6 to 8 में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जबकि मौन पठन उच्च कक्षाओं में ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके क्या महत्व हैं देखते हैं। मौन वाचन में बालक का ध्यान बिल्कुल केंद्रित होता है, सही बात है। मौन वाचन से स्व अध्याय की आदत भी विकसित होती है, इससे समय की बचत होती है और वाग इंद्रियों में थकान कम होता है। वाग इंद्रिय मतलब बोलने वाली, जो गला वगैरह हमारा है, उसको थकान कम होगा। मौन वाचन के समय चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है, अतः पाठ को बालक समझते हुए पढ़ते चलता है। मौन वाचन दूसरों को व्यवधान नहीं पहुंचाता है, यानी दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है। यह दैनिक जीवन में सामूहिक स्थानों पर अखबार पढ़ने, साहित्य पढ़ने, यात्रा के समय पत्र पत्रिका पढ़ने, पुस्तकालयों में बैठकर पढ़ने में यह बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। लोग इसी का उपयोग करते हैं, इसी विधि का। उच्च कक्षाओं में मौखिक वाचन की अपेक्षा मौन वाचन ज़्यादा हितकर होता है, मतलब ज़्यादा फायदेमंद होता है। पठन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं, मतलब पठन शिक्षण अगर हमें कराना हो तो हम किन विधियों से बच्चों में पठन शिक्षण करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं, इसे क्वेश्चन सीटीटी में आ चुका है, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान देखिएगा। वर्णबोध विधि, इसमें बालकों को पहले वर्णमाला के वर्गों का ज्ञान कराया जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। तो इस तरह से वर्णमाला के वर्गों का ज्ञान कराया जाता है, और सर्वप्रथम स्वरों के बाद में व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है, जैसे क म ल तीनों मिलके कमल का निर्माण करते हैं, न ट ख ट नटखट का भी। इसीलिए शुद्ध उच्चारण को, वर्गों को मिला मिला के बच्चों को पढ़ने का अभ्यास वर्णबोध विधि में कराया जाता है, जो कि प्राइमरी में देखा गया है। ध्वनि साम्य विधि दूसरी विधि है, इस विधि को समझना होगा। इस विधि में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में बालकों के सामने वे ही शब्द रखे जाएं जिनमें समान ध्वनियाँ उच्चारित होती है, एक जैसे शब्द जिनकी ध्वनि या उच्चारण लगभग एक समान हो, जैसे राम, शाम, नाक, काम, आग, लाग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका उच्चारण लगभग समान हो। तो ध्वनि साम्य मतलब जिसकी ध्वनि समान उत्पन्न हो, उसको ध्वनि साम्य विधि कहते हैं। जैसे राम, शाम, नाम, काम, जाम, ये सब जो वर्ड देख पा रहे हैं आप, ये सब ध्वनि साम्य विधि के अंतर्गत ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है पढ़ने की। तीसरा है स्व उच्चारण विधि। स्वर उच्चारण समझ रहे हैं? इस विधि में अक्षरों और शब्दों की ध्वनियों को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें अध्यापक एक एक अक्षर को श्यामपट्ट पर लिखकर उसका उच्चारण करता है, छात्र वर्गों में देखते हैं और उसका उच्चारण करते हैं। इससे बालकों में वर्गों का ज्ञान होता है तथा ध्वनियों में शुद्ध उच्चारण की पहचान होती है। यानी एक एक शब्द को बोर्ड पर लिखकर फिर उसका उच्चारण किया जाता है, फिर टीचर उच्चारण करके बच्चों को समझाते हैं और बच्चे उसे रिपीट करते हैं, तो उसको कहते हैं स्वर उच्चारण विधि। चौथा है अनुकरण विधि, जो सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है प्राइमरी में। भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। अनुकरण करना यानी किसी की कॉपी करना, इमिटेट करना। तो भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। इस विधि में अध्यापक एक वर्ण शब्द का उच्चारण करता है और उसका अनुकरण करते हुए बालक शब्दों तथा वर्णों का उच्चारण करना सीखते हैं। बालक धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से वर्णों या शब्दों को पहचानने लगता है। यह अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा उपयोगी होता है। अनुकरण विधि इंग्लिश में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। और पांचवा देख पा रहे हैं देखो और कहो विधि। ये इस विधि से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है। मेथोडोलॉजी लैंग्वेज पढ़ाने के अलग अलग नहीं होते, बस यहाँ है कि मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आप इसे ट्रांसलेट कर ले तो आप इसे इंग्लिश में भी समझ पाएंगे।
इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। जैसे आम का चित्र दिखाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि ये क्या है, तो बच्चे देखकर बताते हैं कि यह आम है, क्योंकि वो आम से परिचित होते हैं। तो देखो और कहो विधि, चित्र को दिखाते हैं और उसके नाम पूछते हैं, तो इसको देखो और कहो विधि के नाम से जाना जाता है। इससे बच्चों में शब्द को बोलने का अभ्यास हो जाता है, किंतु इस विधि में वे ही शब्द लिए जाएं जो बच्चों के अनुभव परिधि में हो। ऐसा नहीं कि बच्चों ने उसका नाम आज तक सुना ही नहीं हो और वैसी चीज़ों के बारे में हम पूछ रहे हों उनसे, तो इन चीज़ों में दिक्कत हो जाती है। देखो और कहो विधि में उनके मतलब पर्यावरण से संबंधित जो उनके माइंड में आ सकता है, जितने चीज़ों को वो जानते हैं उस उम्र में, वैसे ही शब्दों को पूछा जाता है चित्र को दिखाकर। पठन करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर ज़रा सा फोकस करते हैं। पठन के समय मेज़, दीवार आदि का सहारा न लें। पुस्तक बाएं हाथ से पकड़ें और नेत्र से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। जनरली 25 सेंटीमीटर होता है, यहाँ 35 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। पठन करते समय पूरा ध्यान पुस्तक पर ही न रखें, बीच बीच में श्रोताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। पाठ का प्रारंभ और अंत मंद गति से करें, जिससे बालकों आदि को अंत का स्पष्ट बोध हो सके। पठन करते समय दाहिने हाथ से भाव अनुकूल भाव प्रकाशन भी करें, यानी गेस्चर और पोस्चर, हाथ वगैरह हिला हिला के या हाथ को मूवमेंट देकर किसी चीज़ को समझाना, तो भाव अनुकूल भाव प्रकाशन भी करना चाहिए। पठन आत्मविश्वासपूर्ण, कर्णप्रिय तथा रोचक हो, मतलब आप कॉन्फिडेंट रहें अंदर से। कर्णप्रिय मतलब आवाज़ ऐसी हो जो कान को अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि चुभ रहा हो कान में, ऐसी आवाज़ ना हो। और रोचक हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप उसे पढ़ें और पढ़ने पढ़ाने का काम करें। कक्षा अनुसार उचित आरोह अवरोह, यति गति व हाथ का ध्यान रखें। मतलब ऐसा नहीं कि क्लास में बेचैन न रहे, हर चीज़ उचित रूप में करें। आरोह या अवरोह जो कर रहे हैं, चलना फिरना, वो भी यति गति का भी प्रॉपर ध्यान रखें। और हाथ वगैरह कब कहाँ किस ओर रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और नाक में उंगली डाले हुए हैं, कितना बुरा लगता होगा। इसलिए उचित गेस्चर एंड पोस्चर को अपनाएं। क्लास में कैसे खड़े हों, किस तरह की एक्टिविटी को अपनाएं, वो बिल्कुल कक्षा के अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये आपने आज पढ़ा पठन कौशल। पठन कौशल के बाद श्रवण कौशल और उससे संबंधित चीज़ों की चर्चा करेंगे, लेकिन एक वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही तरह की चीज़ों की चर्चा हो, तो आपके लिए समझना आसान होगा। नेक्स्ट वीडियो में कल जल्दी ही मिलते हैं फिर। नेक्स्ट मतलब हमारा श्रवण कौशल का आशय वगैरह लेकर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। आज के लिए इतना ही बस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार, आदाब, शुक्रिया।